नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे झरिया में बरसों बाद भी क्यों बेकाबू है जमीन के अंदर धधकती आग, और साथ ही दिखाएंगे देश में बिजली के सरप्लस उत्पादन के बावजूद क्यों है बहुतों के घर में अंधेरा। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, 140 गांव में भरा पानी, 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। मंदसौर हिंसा के बाद गुस्से में किसान, प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग, केंद्र ने भेजे 1100 अर्धसैनिक बल। झरिया के कोयला खदानों में बेकाबू है धधकती आग, 6 साल में उजड़ गई 11 बस्तियां, 4 लाख से ज्यादा आबादी खतरे में। और मुश्किल में जयपुर के ईंट भट्टा मजदूर, कड़ी मेहनत के बाद भी वाजिब मजदूरी नहीं, शिकायतों से प्रशासन बेपरवाह। और सबसे पहले खबर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे असम से। असम में मानसून आने के साथ ही बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है और लखीमपुर और करीमगंज के 2 इलाके हैं जहां के 104 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। करीब 1 लाख लोग इसमें प्रभावित बताए जा रहे हैं प्रशासन के मुताबिक। आइए देखते हैं वहां पर लोगों के विस्थापन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से लोग इससे पीड़ित हैं। असम में मानसून आने के साथ ही बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई है। करीमगंज और लखीमपुर में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। नदियां उफान पर हैं और वाहनों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। असम में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी गोलाघाट के नुमालीगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर हैं। बराक, कटाखाल और कुशियारा नदियां भी उफान पर हैं। करीमगंज और लखीमपुर जिलों में 140 गांव पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें 97,000 लोग करीमगंज जिले के हैं। करीब 400 हेक्टेयर जमीन में फसल को क्षति पहुंची है। बांध दिले बांधर कारण पानी बेसि ना आगर पानी हो थके कम है बेसि। सरकारी अमला बाढ़ से निपटने के लिए जुटा है। पीड़ित इलाकों में राहत कैंप बनाया जा रहा है। 130 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। इसे जोरहाट से मजली द्वीप तक की नौका सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। पिछले हफ्ते मानसून से ऊपरी असम के साथ ही अरुणाचल में भी भारी बारिश हुई थी। इससे ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ गया। हर साल असम का बड़ा इलाका बाढ़ पीड़ित होता है। अरुणाचल, भूटान और ऊपरी असम में तेज बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। इससे निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस साल इसकी शुरुआत सीजन के आरंभ में ही हो गई। असम के करीमगंज और लखीमपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे झारखंड से। झारखंड का झरिया इलाका, जहां पर देश के सबसे बड़े कोल खदानों में से एक इस इलाके को माना गया है, लेकिन यहां पर आज भी दशकों बाद जमीन के अंदर आग धधक रही है। आलम यह है कि सिर्फ 6 सालों में 11 बस्तियां नष्ट हो चुकी हैं और 4 लाख से ज्यादा जिंदगियां अभी भी खतरे में हैं। आग, गैस रिसने और जमीन धंसने की घटनाएं झरिया का नसीब बनी हुई हैं। यहाँ बीते 100 साल में जमीन अंदर ही अंदर धधक रही है। वातावरण में दम घोटने वाली गैस फैली हुई है। जमीन पाताल में समा रही है। बस्तियां वीरान हो रही हैं। 1916 में पहली बार यहाँ के भौरा कोल्डी में आग का पता चला। आज 70 से ज्यादा खाने इसकी चपेट में हैं।
लोगों को भी आग पर काबू पाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है। छोटा बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं इस आग को। बारिश आवे चाहे आंधी आवे, आग बुझता नहीं है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी तक पूरा आग फैला हुआ है, इसलिए कितना भी कोशिश किया जाए आग नहीं बुझने वाला है। झरिया में खनन की शुरुआत 1896 में हुई। 1925 में खदानों से कोयला निकालने का काम तेज हो गया। यहाँ सुरंग बनाकर खनन करने की प्रक्रिया अपनाई गई जो अवैज्ञानिक थी। अंदर के तापमान ने कोयले को जलने का मौका दिया। सुरंग के रास्ते ऑक्सीजन मिली और ये आग बढ़ती चली गई। एक तरफ आग से जहां हजारों जिंदगियां खतरे में हैं, वहीं बारिश के मौसम में जमीन का खतरा बढ़ जाता है। बरसात में यहाँ काफ़ी मतलब दर्दनाक, हम लोग का तो मतलब रात में नींद नहीं आता। यहाँ पे ऐसा होता है बरसात में कि कब कहाँ धंस जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है बरसात का मौसम में। और यहाँ पानी अगर मतलब आधा घंटा थोड़ा सा बारिश क्या हो जाएगा, मेन रोड एकदम चलना फिरना एकदम बंद, कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ एक आज से 20 साल पहले की घटना है कि एक हस्बैंड वाइफ जो थे वो पूरा के पूरा एकदम नीचे चले गए थे, वो भी बरसात का मौसम ही था। आग से खदानों में 3 करोड़ 70 लाख टन कोयला खाक हो चुका है। 1 करोड़ मीट्रिक टन कोयले तक ये आग पहुंचने नहीं देती। आग, धुएं और गैस से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पहुंच रहा है। तकलीफ ये है कि हम लोग यहाँ पर बगल में रहते हैं, पूरा गैस निकलता है, धुआं है, बहुत परेशानी में रहते हैं हम लोग। कोई देखने वाला नहीं है, बाल बच्चा बीमार पड़ रहा है, क्या हम लोग करें सो बताइए। इस आपदा से झरिया के करीब 96,000 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए 1000 एकड़ जमीन की जरूरत है। 2004 में जेडा यानी झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। उसके बाद विस्थापितों को बसाने के लिए बहुमंजिली कॉलोनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से इस पूरे रीजन में आग लगी हुई है। कुछ देर यहाँ खड़े रहने के बाद ही सांस लेना, यहाँ तक कि बोलने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर क्या बीतती होगी। इस आग की वजह से न सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोयले में सल्फर होता है जिससे पानी एसिडिक हो जाता है, जिसका बुरा प्रभाव खेती और किसानी पर भी पड़ता है। झरिया से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा। तो झरिया से हाल ही में लौट कर आई हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा, उनसे बात करते हैं। कृति, कितनी गंभीर है समस्या यहाँ? देखिए अमृता, अगर आप 1 ग्राम कोयला जलाती हैं तो उसमें से 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब झरिया की अगर हम बात करें तो 100 साल से अगर वो आग लगी हुई है तो आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं कि इतने सालों में वहाँ पर कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो कोयले के जो छोटे कण होते हैं वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो ह्यूमन हेयर है उससे भी पतले होते हैं। वो क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हैं वो लंग में चला जाता है और उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अभी पिछले ही महीने की बात है, झरिया में एक पिता पुत्र थे, अचानक ही एकदम से धरती धसी और वो उसके नीचे समा गए। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, 3 दिन तक रेस्क्यू का काम चला, लेकिन 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, इसलिए वो रेस्क्यू नहीं हो पाए। फाइनली उनकी बॉडीज नहीं मिली और वो काम वहीं पर रोकना पड़ा। तो ये तो ह्यूमन लॉस और एनवायरमेंटल लॉस क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है इसकी वजह से? जी, अगर आप देखें तो लगातार जितना कोयला वहाँ पर है हम उसको ओपन कास्ट माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। लगातार उस आग की वजह से ये कोयला जलता चला जा रहा है और ये कितना बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस एक देश के लिए है, क्योंकि अगर हम कोयले की बात कर रहे हैं तो हम 3rd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं देश में, दुनिया में। तो इस तरह से अगर कोयला सिर्फ एक आग जिसको हम 100 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से चला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस एक देश के लिए कितने बड़े हैं। जी, और हमारे साथ धनबाद से एक और शख्स मौजूद हैं, विनय झा, जो डिप्टी एडिटर हैं दैनिक जागरण अखबार में। विनय जी, सरकार ने कई तरह के मास्टर प्लान बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इस आग को किसी तरह से काबू पाया जाए और लोगों का वहाँ से विस्थापन हो सके, लेकिन आखिर क्या दिक्कत है इसके अमल में? क्यों नहीं अमल हो पा रही हैं ये सारी व्यवस्थाएं? हेलो जी विनय जी, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ, आवाज़ सुन रही है आपकी, बताइए। जी, हमने पूछा कि अगर सरकार ने, कोर्ट ने अपनी तरफ से तमाम आदेश दिए, मास्टर प्लान बनाए लोगों को विस्थापित करने के लिए,
कि लोगों की सुविधा के लिए कि किसी तरह से इस आग पे भी काबू पाया जा सके और लोगों का नुकसान भी कम से कम हो सके, लेकिन आखिर उन सारे आदेशों का, उन सारी व्यवस्थाओं का क्या हश्र हो रहा है? देखिए, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने झरिया मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है। और इसमें कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी जरूरी है। इसलिए जो झरिया विकास पुनर्विकास जो प्राधिकार एक गठन किया गया GRDA, उसमें जो है यहाँ के कमिश्नर को रखा गया, DM को रखा गया और BCCL के जो यहाँ कोल कंपनी है उसको रखा गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की भागीदारी हो। लेकिन ये जो पुनर्वास होना है उसकी जो स्पीड है वो नहीं हो पाई। इसके लिए जो जरूरी है जमीन होना चाहिए। राज्य सरकार जमीन जो है उपलब्ध नहीं करा पाई सुरक्षित जगहों पर। क्यों नहीं जमीन उपलब्ध करा पा रही है राज्य सरकार? क्यों? वो जो जितनी रुचि रहनी चाहिए इसमें, जैसे DM है और कमिश्नर हैं और BCCL है, सभी पदाधिकारी जो है पहले से अपने अपने जो दूसरे कर्तव्य में लगे हुए हैं। एक बात हुई थी जो कोल मिनिस्ट्री में जो पहले से गठित है हाई पावर कमेटी, उसमें गठित हुई थी कि एक सेपरेट IAS अधिकारी जो कमिश्नर रैंक का होगा, उसको जिम्मे केवल ये GRDA का काम रहना चाहिए पुनर्वास का, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुनर्वास प्लान है जी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसमें जितना समय देना चाहिए, विस्थापित करना है और कितना समय लगना चाहिए, क्या इसका कोई आकलन है? हाँ, ये झरिया मास्टर प्लान जब बनाया है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में अप्रूवल दिया है, उसके अनुसार जो है उस समय लगभग 5 लाख परिवार को जो है पुनर्वास करना है जी। इसमें ये जो है टाइम पीरियड रखा गया 12 साल, जिसमें कि 2 साल था प्रिपेरेटरी के लिए, 10 साल था एक्चुअल के लिए जी। इसकी अवधि जो है 2021 में जो है खत्म हो रही है। लेकिन अभी तक जो है मात्र जो है 3000 जो है के आसपास जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 सालों के अंदर इसकी अवधि खत्म हो रही है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कराना था, मगर सरकारें उस तरफ ज्यादा गंभीर नहीं नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपके घरों में बिजली की कटौती भले ही कॉमन हो, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस समय भारत में बिजली का सरप्लस उत्पादन हो रहा है। 2011-12 की तुलना में 2016-17 में बिजली के उत्पादन में 32% का इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि भारत म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को बिजली का निर्यात कर रहा है। बिजली की मांग बढ़ी है और उसी तेजी से इसका उत्पादन भी बढ़ा है, इसलिए कि मांग और आपूर्ति के बीच अब पहले जैसा फासला नहीं रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में मांग की तुलना में बिजली की कमी घटकर 0.7% रह गई, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 8.5% था। इस दौरान देश में बिजली उत्पादन 32% बढ़ा, जबकि मांग में 22% का इजाफा हुआ। बिजली ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो भारत ने अप्रैल से नवंबर 2016 के बीच बांग्लादेश को भी लगभग 3 अरब यूनिट बिजली दी। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में जो कोल सेक्टर के अंदर सुधार हुए, उसकी जो इवैक्यूएशन है, मतलब एक जगह खान से बिजली घर तक कोयले को पहुंचाना रेलवे के माध्यम से, उसमें काफ़ी सुधार हुए हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कोई पूरी जो कोयले की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है। 2016-17 में पश्चिम भारत में बिजली की कोई कमी नहीं रही। दक्षिण भारत में भी बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच खाई पाट ली गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर आज भी बिजली का 2.8% अभाव है। सिर्फ जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही मांग से कम बिजली सप्लाई है, लेकिन वहां भी पिछले 5 साल में ये अंतर घटा है। पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो वैकल्पिक ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत बड़ा फोकस आया है और उससे जो है हमारा सौर ऊर्जा का उत्पादन देश में काफ़ी बढ़ा है। और कुल मिला के जो ऐसी जगह जहां ग्रिड नहीं है वहां पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रांसमिशन और वितरण में भारी क्षति नहीं होती तो देश में बिजली की सूरत आज और बेहतर होती।
टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ हो रही है। अच्छा, लिहाजा बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है, और जो ट्रांसमिशन में कई जगह जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो बड़ी ओल्ड फैशन है। वहाँ स्मार्ट ग्रिड वगैरह भी कहीं नहीं यूज़ हो रहे हैं, कई मतलब कम इस तरह की टेक्नोलॉजी कम है। और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब कॉलोनी के बाद कॉलोनी आप देख लीजिए, वहाँ लोग बिजली खूब खर्च करते हैं और उसका बिल नहीं देते। हालांकि इस मामले में भी प्रगति हुई है। 2011-12 में जहां 26.63% बिजली का नुकसान हो रहा था, वो अब घटकर 21.81% रह गया। सिर्फ दक्षिण के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ट्रांसमिशन और वितरण में बिजली का नुकसान 20% से कम है, जबकि जम्मू कश्मीर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50% बिजली बर्बाद हो जाती है। इस समस्या पर काबू पाया जाए तो बिना उत्पादन बढ़ाए देश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे तमिलनाडु की तारिका बानू की कहानी। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार, और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। और अब बात देश भर में फैले किसान आंदोलन की। देश में इन दिनों किसान आक्रोशित है। प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। खास तौर से मध्य प्रदेश में बीते 7 दिनों के आंदोलन ने इस समय आगजनी और हिंसा का रूप धारण कर लिया है, और आलम यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आंदोलनकारी किसानों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। बाजार पूरी तरह से बंद रहे। हजारों किसान अब भी सड़कों पर मौजूद हैं और मंगलवार को हुई हिंसा के लिए प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। पुलिस वालों ने इन लड़कों से कहा, काश्तकारों से, कि चलो अपन बैठ के इन्हें समझौता कर लेते हैं। फिर उनको भाई चौपाटी पे ला करके गोली मार के रवाना हो गए। हवा में फायरिंग होती है, उसके बाद गोली चलती है किसी किसानों पे भी। क्या होगा इससे? किसानों का गुस्सा आला अधिकारियों पर भी उतरा। किसानों को समझाने पहुंचे मंदसौर के जिलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की गई। जिले के मालिक को सामने गोलियां चल गई। आंदोलनकारियों ने उनसे पूछा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। देखिए, इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। हिंसा के बाद मंदसौर शहर और पीपलिया मंडी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। जिले के बाकी हिस्सों में धारा 144 लगाई गई।
मंदसौर के साथ ही रतलाम और नीमच में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आंदोलन कई दूसरे इलाके में भी फैल गया है। देवास में कई वाहनों में आग लगा दी गई। सीहोर में भी किसान असंतोष का नजारा देखने को मिला। भोपाल में भी प्रदर्शन हुए। किसान को मुआवजा नहीं, उसको उसका फसल का सही हक चाहिए। आज प्रत्येक किसान प्रताड़ित है, प्रत्येक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन से निपटने के उपायों की समीक्षा की तो मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की बैठक में 1000 करोड़ रुपए का कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने समेत कई फैसले हुए। कृषि उपज मंडियों में बिक्री पर मिलने वाला जो भुगतान है वो चेक के स्थान पर आरटीजीएस से किया जाएगा और 50% तक का नगद भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए हिंसा की निंदा की है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन समेत कुछ नेताओं ने मंदसौर जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। सरकार ने किसानों से शांति की अपील की है, लेकिन फिलहाल आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात जयपुर के ईंट भट्टा मजदूरों की। जी हाँ, जयपुर में तकरीबन 600 ईंट भट्टे हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूर किन हालातों में काम करने के लिए मजबूर हैं, आइए दिखाते हैं एक झलक। तीखी धूप, तपती जमीन और गर्म हवा के बीच ये मजदूर और उनके बच्चे पूरा दिन ईंट बनाने में गुजार देते हैं, लेकिन इस मेहनत की वाजिब मजदूरी उन्हें नहीं मिलती। न पीने का साफ पानी, न बिजली और न ही प्राथमिक उपचार के कोई इंतजाम यहाँ दिखाई देते हैं। आए दिन इन मजदूरों के हाथ कटना और तरह तरह की बीमारियां आम बात है। 4 साल तो हो गए काम कराते, यहाँ पे जमादारी कराता हूँ। इसमें मेरी सुविधाएं ये है कि अगर किसी को तकलीफ है तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, काफ़ी दूर है यहाँ से डॉक्टर मिलते हैं, शाम को परेशानी होती है। हमारे पास कोई साधन भी नहीं होता, कि बाहर से आते हैं, कोई साधन नहीं होता हमारे साथ, पैदल ही जाते हैं 1-2 किलोमीटर। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मजदूर को फायदा हो। काम करना था, ऊँट गाड़ी बाँधा था, 15 दिन में 10,000 को धंधो करना था, 2,000 रुपया देते थे, बाकी का बाद में देते 6 महीने बाद में। ये समस्या है। जयपुर के नजदीकी इलाकों की करीब 600 ईंट भट्टों पर हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। दशकों से यहाँ ईंट बनाने का काम होता है, लेकिन दूसरों के आशियाने के लिए पक्की ईंट बनाने वाले मजदूरों का खुद का कोई घर बार नहीं है, जिंदगी में कोई आस नहीं। इन्हीं मजदूरों में से एक हैं भरत लाल फुलवारिया, जिन्होंने BA तक की पढ़ाई की, लेकिन रोजगार नहीं मिला, मजबूरन मजदूरी कर रहे हैं। पिछले साल की बजाय इस साल ईंटों में बहुत कम डिमांड है, क्योंकि सीमेंट की ईंटें चल गई। अब पिछले साल मैंने 95 लाख ईंटें बनाई थी, 91 लाख ईंटें बनी थी पिछले साल, और इस साल मेरे पास में अभी 40-42 लाख ईंटें बनी है। अभी ईंट भट्टों में जो मजदूर काम करते हैं उनके जो बच्चों में काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती है। कारण सबसे बड़ा ये होता है कि वो गरीब परिवार से होते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जैसे डिसऑर्डर जो बोलते हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस, जो अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो बीमारी उनको सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। ईंट भट्टा मालिक और माटी कला बोर्ड मजदूरों की शिकायतों पर बेपरवाह हैं। माटी कला बोर्ड ने श्रमिकों के प्रति किसी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया है। हर तरफ से निराश ये मजदूर गैर इंसानी हालात में काम करने को मजबूर हैं। उनको बेहतर जिंदगी जीने की कोई राह फिलहाल नजर नहीं आती। जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 1956 में खास पहल हुई, नया कानून बनाया गया, लेकिन सबको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना आज भी संभव नहीं हो सका है। आइए देखते हैं इतिहास की नजर से। आजादी के बाद एक बड़ी चुनौती देश की चिकित्सा व्यवस्था को संभालने की थी। इसके लिए 1956 में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। तब भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 को निरस्त कर एक नया कानून बनाया गया। मकसद एक ऐसी संस्था की स्थापना था जो देश में चिकित्सा शिक्षा का ऊंचा मानदंड सुनिश्चित करे, साथ ही सबको चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने में सहायक बने। इस उद्देश्य से उपरोक्त कानून में 1964, 1993, 2001, 2011 और 2016 में संशोधन किए गए।
इसके बावजूद 1956 में बने कानून के लक्ष्य आज भी धरती पर नहीं उतरे हैं। और अब तारिका बानू की कहानी। तारिका बानू तमिलनाडु में 12वीं क्लास पास करने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और सरकार से कुछ सुविधाओं की उम्मीद करती हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तारिका बानू 12वीं का इम्तिहान पास करके एक मिसाल बन गई हैं। वो ऐसा करने वाली तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर हैं। 22 साल की तारिका ने चेन्नई के कामराजार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। अब इस कामयाबी से वो बेहद खुश है। 537 மார்க் எடுத்துக்க ரொம்ப எனக்கு பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்தியாவில் முதல் திருங்க ஸ்கூல் படிக்கிறதுன்னு என்னன்னா மேற்கொண்டு படிக்கணும் ஆசைப்படுறேன். என்னோட எய்ம் வந்து டாக்டர் ஆகணும். இப்போ நான் அந்த ஸ்கூல் படிக்க சொன்னால் இப்போ ரொம்ப போராட்டம் பண்ணி தான் சேர்ந்தேன். அந்த ஸ்கூலுக்கு போராட்டம் பண்ணி சேர்ந்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹெச்எம் சரி, ஸ்கூல் சார் சரி, தலைமையாசன் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு உதவியாக இருந்தாங்க. அதேமாதிரி வி ஹோப் ஹேர் பிரைட் ஃபியூச்சர் இன் education institution since she wants to be a doctor. We wish all the success for her. 4 भाइयों में सबसे छोटी तारिका 16 साल की थी जब उन्हें पता चला कि वो औरों से अलग हैं। तब वो घर छोड़कर थुथुक्कड़ी से चेन्नई आ गईं। हाल ही में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली ट्रांसजेंडर ग्रेस बानू ने 2 साल पहले तारिका को गोद लिया था। We are very happy to this day because she achieved in higher education level in our journey. It was a very struggle. ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग भेदभाव से तंग आकर हार मान लेते हैं, लेकिन तारिका ने वो उपलब्धि हासिल की है जो इस समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। चेन्नई से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।